देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू किया जाएगा और टोटल क्वेश्चन 90 तक किया जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को समझना है अच्छा तरीका से और बताना है आप लोगों को भी जवाब। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया। सुनिएगा ध्यान से। तो कुछ ने क्या किया है, 30 और 5 लिखा है। उसका लिखने का मतलब ये है, क्या लिखा है, 30 और 5। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। मान लीजिए यदि आप टीचर होते, आपका बचवा 35 के बदले में 305 लिख देता तो आप क्या करते। 4 गो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि यह बात करे कि गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। क्या ये सही है? नहीं, इसमें गलत और सही की बात किया है, कभी सही नहीं जाता है। ठीक है, इस प्रकार आएगा तो गलत जाएगा। बी है श्याम पट पर सही उत्तर लिख कर। क्या ये सही है? श्याम पट कभी भी सही नहीं होता है और सही उत्तर गलत उत्तर कभी भी सही नहीं जाता है, ये भी गलत हुआ। 3 है कि उनको अपने कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिख कर देकर, है ना, लिखने के लिए देकर, 10 बार दे करके नहीं कहते हैं कि तू गलती किया है तो इसको 20 बार लिख के लाना। इस प्रकार से कोई भी टीचर कहता है तो क्या है, गलत होता है। ठीक है, 10 बार क्या हो गया, फिक्स वाली बात हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझा करके सबसे बेटर होगा मूर्त वाला। तो उत्तर कौन हो जाएगा, डी। अगला देखिएगा, समझिएगा ध्यान से कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है। फर्स्ट है मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख, संकेत का प्रयोग और पैमाने के अनुसार आरेख खींचना। तो इसमें कह रहा है कि आप प्रतिचित्रण में कौन सा पहलू विद्यमान है। तो सबसे पहले देखिए, प्रतिचित्रण में तो मानचित्र होगा, बिना पैमाना वाला आलेख होता है और संकेत का प्रयोग होता है। लेकिन पैमाना के अनुसार खींचना ये प्रतिचित्रण में नहीं आता है। आपको याद करना क्या है, प्रतिचित्रण की बात कभी भी करेगा उसमें पैमाना वाला बात, है ना, पैमाना के अनुसार कोई खींच रहा है तो क्या होगा, गलत होगा। उत्तर कौन जाएगा, ए, बी, सी। चलिए अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। मतलब कि 1 to 5 में क्या पढ़ाई नहीं होता है, ये पूछ रहा है। देखिए 1 to 5 में चौपर से पढ़ाई होता है, अनुमान लगा के पढ़ाई होता है, समिति से पढ़ाई, समिति का पढ़ाई है। पूर्णांक का पढ़ाई 1 to 5 में नहीं है ना। आगे जब जाता है 5वां से ऊपर तब पूर्णांक का पढ़ाई था। देखिए 1 to 5 में क्या क्या पढ़ाई नहीं होता है, देख लीजिएगा। एक होता है पूर्णांक का पढ़ाई नहीं होता है, दूसरा अनुपात का पढ़ाई नहीं होता है और तीसरा कोण का पढ़ाई नहीं होता है। फर्स्ट में क्या पढ़ाई नहीं होता है, पूर्णांक, 2 में अनुपात, 3 में कोण, ये सब का पढ़ाई नहीं होता है। अगला है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। मानक का प्रयोग किसको समझने के लिए किया जाएगा। देखिए मानक का प्रयोग संख्या बोध के लिए, भिन्न के लिए और प्रतिरूप के लिए किया जाता है। तो आप लोग लिखिएगा कैसे, मानक का प्रयोग लिख करके लिख लीजिए अभी, संख्या बोध, भिन्न और प्रतिरूप लिख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है ना। ऑप्शन बोला कि समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग है। क्या ये सही होगा? नहीं, कहीं भी भेदभाव होगा वो क्या होगा, गलत होगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। हाँ बोलिए, तो गलत हो गया। अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर पड़ता है। बात सही है, अध्यापक कैसे पढ़ा रहा है उसका असर किस पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। उत्तर आपका सबसे बेटर कौन होगा, सी। चलिए
चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना उत्तम है। आंकड़ा करना है आंकड़ा के बारे में, तो उसके लिए उत्तम योजना बताइए कौन सा होगा। फर्स्ट है अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न। ये ढेर सारा प्रश्न कभी भी देगा ना वो सही नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। बी है कि विद्यार्थियों के सर्वेक्षण का संचालन करना। तो जीवन में कभी भी आंकड़ा आएगा ना तो आंसर में क्या आएगा, सर्वेक्षण आएगा, और दूसरा क्या आएगा, प्रबंधन आएगा। आंकड़ा के लिए क्या आता है, सर्वेक्षण, नहीं तो प्रबंधन। याद रखिएगा, उत्तर आपका चला गया बी पर। तो चलिए अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी कहता है, सुनिएगा ध्यान से, समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हीले के अनुसार किस स्तर पर है। मैंने समोसा को देख करके क्या बोला कि त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। तो देख करके बोला समोसे का आकार, देखेगा तब ना। तो जहां भी देखने की बात आता है वहां पे स्तर 0 जाता है। क्या जाता है, स्तर 0 जाता है, ठीक है, देखने की बात करेगा तो उत्तर आपका ए पर चला गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संरचनात्मक को बोलते हैं रचनावादी, गणितीय कक्षा लक्षण माना जा सकता है। रचनावादी कक्षा का लक्षण कौन सा होगा। का फर्स्ट नंबर सही है, क्या गलत लिखा हुआ है बताइए। कंठस्थ करना, वो भी क्या चीज को, तो परिभाषा को, है ना। उच्च मान भी गलत हो जाए। बी में क्या गलत है, केवल। सी क्या है, विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। जब त्रुटियां करता है ना तो ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है। त्रुटियां बहुत जरूरी है, गलती ही जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, समझे। और डी कहा कि विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित, डी में क्या गलत है, हतोत्साहित वर्ड गलत है। तो उत्तर आपका चला गया सी पर। नेक्स्ट है गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। फर्स्ट है कि गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाइयाँ सम्मिलित है, तो ये तो बात सही है, प्रतिरूप का पढ़ाई सम्मिलित है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, क्या गलत वर्ड है इसमें बताए। सीमित वर्ड कभी भी आएगा वो कभी सही नहीं जाएगा, ठीक है। तो सीमित वर्ड के वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ, और आपसे पूछ भी रहा था नेगेटिव प्रश्न, उत्तर हो गया आपका नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। तो सीमित वर्ड क्या हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के त्रिबिंब बोलते हैं 3 डायमेंशनल समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। फिर से बोला नेगेटिव, क्या उपयुक्त नहीं है 3D के लिए, निर्देश देना। देखिए 3D के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, तो फर्स्ट बोला कि भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरियां परिकलित करना। 3D पढ़ा रहा है, 3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों होता है। तो क्या आप कभी मानचित्र देखे हैं भारत का नक्शा, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहता है, कहीं नहीं दिया रहता है नक्शा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आकर है कि 3D के लिए कौन सा नहीं है, तो आपका उत्तर नंबर ए हो जाएगा। मानचित्र में कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब नहीं होगा तो त्रिबिंब नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव पूछा, समतल के लिए कौन सा सही नहीं है। विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए, अब विभिन्न सूत्रों को खोज करे तो ये अच्छा है भाई, बच्चा खोज करेगा, ऐसे ऑप्शन सही जाते हैं। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। पहले आप अनुमान पढ़ाइए, है ना, तब क्या पढ़ाइए, सूत्र पढ़ाइए, ये बात बोला जा रहा है। तो सूत्रों को क्षेत्र के अनुमान से पहले पढ़ाना चाहिए। देखिए पहले क्या पढ़ाना है आपको, अनुमान लगाना पढ़ाइए बच्चों को, और तब क्या पढ़ाइए,
सूत्र पढ़ाइए। इसमें बोल रहा है क्या, अनुमान से पहले क्या सूत्र बोल रहा है, माने अनुमान को पहले गोली मारिए, पहले सूत्र पढ़ाइए। ये बात क्या है, गलत है। और हम लोगों से पूछ रहा था नेगेटिव प्रश्न, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बी हो जाएगा उत्तर। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में मुक्त सिरे वाला प्रश्न को पहचानिए। मुक्त सिरे वाला प्रश्न समझते हैं, जिसका उत्तर अनेक हो, बहुत सारा उत्तर हो, माने 2 से अधिक उत्तर हो, वो क्या कहलाएगा, मुक्त सिरे वाला। तो आप लोग जरा 4 ऑप्शन पढ़िए और हमको बताइए मुक्त सिरे वाला है कौन। पढ़िए, देखिए फर्स्ट हम भी पढ़ लेते हैं, जरा हम लोग साथ में करिए। कह रहा है कि एक डिब्बे का आयतन दिया हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई ज्ञात करे। तो आराम से दोनों को क्या करिएगा, 10 और 8 से भाग कर दीजिएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। एक एक को ऊंचाई निकलेगा उसका, 10 को उत्तर नहीं ना निकलेगा। तो ये हो गया बौद्ध उत्तर वाला। अब मुक्त उत्तर होता है जिसका अनेक उत्तर होता है। बी बोला कि गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई, उसकी लंबाई 4/5 की है और उसकी ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। तो डब्बे का आयतन इतना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करें। सी कहता है कि एक आयत के क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा। इसमें लंबाई भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, आज क्षेत्रफल कितना दिया है 480। तो सोच सकते हैं 48 लाने के लिए 480 को हम मान लेते हैं 48, क्या क्या चीज से गुना करिएगा तो आ जाएगा। एक हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा। एक और बताइए 48, 12 चौका 48, एक और बताइए 16 3 48 होता है क्या। देखिए जिसका उत्तर अनेक आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो इसका उत्तर जब अधिक हो जाएगा तो वो कैसा प्रश्न होगा, मुक्त सिरे वाला प्रश्न होगा। उत्तर आपका सी पर चला जा रहा है। नेक्स्ट है कि गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो नेगेटिव पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला कि गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, बात सही है। देखिएगा बचवा सा कोई कोई गुणा करने के लिए क्या करता है, जोड़ देता है। 19 का पहाड़ा कहेंगे 19 दूना कितना होगा, तो जब उसको गुना नहीं आएगा ना तो क्या करेगा वो, 19 को क्या कर देगा, जोड़ देगा, तो उससे भी हो जाता है। भाग का गठन घटाव की अवधारणा पर है, क्या भाग का गठन घटाव से संबंधित होता है, व्यकलन पर अवधारणा हुआ है। आगे पढ़ लीजिए, पूर्णांक का गठन प्रकृति संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, तो बात सही है। और भिन्न का गठन दशमलव की हुआ है, तो हाँ हुआ है। इसमें गलत कौन है, बी वाला ऑप्शन। आप लोग बताइए, कभी भाग पढ़े हैं, तो भाग में कभी माइनस का काम होता है, भाग में कभी माइनस का प्रयोग होता है। व्यकलन में क्या होता है, घटाव। तो भाग में कभी घटाव का काम हुआ है, नहीं हुआ, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भिन्न पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। भिन्न पढ़ाना है तो बताइए वो वांछनीय क्रियाकलाप, माने अच्छा वाला बताइए। फर्स्ट बोला कि भिन्न प्रतिदिन अवधारणाओं का कक्षा में पढ़ाई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्या सही है, हो नहीं लगा है तो हम नहीं मारेंगे इसको। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दीजिएगा, ये भी बात गलत है, केवल आधा चौथाई को कह रहा है। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है। और डी का है नहीं मारेंगे, तो महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंश हर पृथक संख्या है। पृथक वर्ड क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, तो हम लोग कौन सा मारेंगे, सी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है। फिर वही आ गया, क्या नेगेटिव पूछ रहा है, इसमें वांछनीय कौन सा नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट बोला अवधारणाओं के समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक ठाक है। हमको खोजना क्या है भाई, नेगेटिव। बी बोला कि एक विलक्षण परीक्षा
प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। इसमें ही भी लगा है और परीक्षा भी लगा हुआ है। कह रहा है कि आप विलक्षण परीक्षा का ही अनुकरण करिए। अनुकरण माने क्या होता है? नकल करना। ये आपका वर्ड क्या है? नेगेटिव वर्ड बैठा हुआ है, इसलिए आपका उत्तर कौन होगा? बी होगा। कोई दिक्कत जा रहा है भाई? डी में क्या दे रहे हैं हम बताते हैं। डी वाला यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। बात सही से है, रुचि के अनुसार चुनौती देंगे तो मजा आएगा क्या? तो ये बहुत अच्छा वर्ड का प्रयोग कर दिया है। चलिए आगे आते हैं। और पर्यावरण आपके सामने है और अच्छे तरीका से करना है और रेगुलर रहिए, एक को दिन आकाज नहीं करिए, पूरा 1 मंथ लगातार क्लास पूरा अच्छा से चलेगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है और ये पर्यावरण का प्रश्न शुरू करते हैं। हमारे देश के किस एक भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? कहाँ पे? तो केरल के लोग ऐसा करते हैं, जो घर के आंगन में टेपियोका का दूसरा नाम है कप्पा। क्या नाम है? कप्पा। एक और बोलते हैं अंग्रेजी में डबल कोकोनट, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब इसका नाम है। 62 नंबर प्रश्न पर आइए। कहता है प्रश्न, बोलिएगा, अगर आपको याद हो तो बोलिएगा, ये सब बोलने वाला प्रश्न है। पक्षियों के उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अपने सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं? मतलब समझिए पहले, माने उसका मर्द जो है अच्छा घोंसला बनाता है और उसका जो पत्नी होती है उसको पसंद पड़ा तो अंडा देगी, और नहीं तो नहीं पड़ा तो कहेगी क्या कि दूसरा घोंसला बनाओ, तो अंडा देंगे या नहीं तो नहीं देंगे। भाई कौन पक्षी है? बाया पक्षी, और उसका नाम है वीवर पक्षी। क्या नाम है? बाया या वीवर पक्षी है जो ऐसा करती है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये तो बनाने वाला है तो इसको हम बोर्ड पर करा देंगे, पहले पेडागोजी को कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है क्या चीज से? बताइए। अनीमिया होगा क्या? चलिए, आंवला, पालक, गुड़ या हरी पत्तेदार सब्जियां जो होता है इसमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है, और आयरन का सूत्र होता है Fe, लोहा, और इसकी कमी से क्या होता है? तो एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, उत्तर आपका ए पर। नेक्स्ट है कि ब्रांज का नाम है कांसा, क्या चीज का बना होता है? बताइए। तो याद रखिएगा, कॉपर प्लस टीन का कॉपर और टीन का। कॉपर का सूत्र होता है Cu और टीन का सूत्र होता है Sn। तो Cu प्लस Sn देगा वही उत्तर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी। कॉपर और टीन मिल करके क्या बनता है? ब्रांज या कांसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये शायद कूट दिया हुआ है ना, तो कूट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है तब जवाब देना पड़ता है। चलिए फर्स्ट है, कहता है कि पश्मीना के बारे में बताना है। ये जो कूट दिया हुआ है क्या चीज के बारे में दिया है? पश्मीना के बारे में दिया है, और आपको बताना है कि कौन कौन सही है। फर्स्ट है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। बात सही है? सही है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 500 मीटर ऊंचे पहाड़ियों पर रहती है। ये भी बात क्या है? सही है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाता है। ये भी बात क्या है? सही है। पतले बालों के बकरियों और शरीर के काटने के पश्चात पश्मीना की बुनाई की जाती है। ये गलत बात है, पतले बाल वाला। उत्तर आपका ए, बी और कौन सा सही जा रहा है? सी सही जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन कौन कर देंगे? डी वाला ऑप्शन कर। अगला है, एक वर्ष भूज पड़ता है गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। कब आया था? 2001 में आया था भूकंप,
और जिसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। और सुनामी आया था अंडमान निकोबार में कब? तो 2004 में। अगला प्रश्न, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हमारे देश की राजधानी कहाँ है भाई? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली ही राजधानी है। और दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश पड़ता है। मान लीजिए हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश उत्तर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उत्तर में। तो दिल्ली से उत्तर में कौन है? हिमाचल प्रदेश। और मध्य प्रदेश क्या आ जाएगा? तो दिल्ली के दक्षिण में है, याद रखिएगा। दिल्ली के उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण में क्या है? बोलिए, मध्य प्रदेश। फिर से बोलिए आप लोग, दिल्ली के उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण में क्या है? मध्य प्रदेश पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कहता है कि शिमला, बोले तो हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, तो मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश पड़ता है उत्तर में, ठीक है, तो वहां से सीधे चले गए भोपाल। भोपाल माने पड़ता है, वहां से सीधे पड़ेगा दक्षिण में। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में क्या है? भोपाल पड़ेगा। और इसके और हाँ बता देंगे। उसके बाद गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, तो गुजरात पड़ता है मध्य प्रदेश के पश्चिम में, ठीक है। तो बताइए पहले कहाँ गया? हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश कौन सा दिशा में? दक्षिण में। लिखवा दिया जाएगा, बोर्ड पर बता देंगे कि कौन सा दिशा कौन में है। तो आपका होगा दक्षिण पश्चिम, और उसके बाद में इसके पश्चात पूरब की ओर। ये गलत दे रहा है क्या? उत्तर आपका ये होगा ना, पहले दक्षिण में जाता है और तब पश्चिम में जाता है। सुनिए फिर से याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पड़ता है उत्तर में, और उसके दक्षिण में सीधा पड़ता है मध्य प्रदेश इधर, और फिर उसके पश्चिम में डायरेक्ट पड़ता है आपका गुजरात। यही पूछा, तो हो जाएगा आंसर क्या? दक्षिण चला, तब बाद में क्या चला? पश्चिम चला। बताएंगे बोर्ड पर। नेक्स्ट है, हमारे देश के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? केंद्र शासित प्रदेश की सीमा या राज्य की सीमा बताना है, इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है। राज्य बताइए, नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश बताइए। तो अरब सागर से लगता है कर्नाटक। आंध्र कौन पड़ता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब क्या पड़ता है? अरब सागर से लगता है। नेक्स्ट है, विशेष प्रकार के नृत्य जिसे चेराव कहते हैं। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? मिजोरम का है। नेक्स्ट है, चलिए ये तो दिशा वाला है, हम करा देंगे बोर्ड पर। 73 पाइए, उस महिला व्यायामी बोले तो खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास प्रारंभ किया और 130 केजी वजन उठाने में सफलता प्राप्त की? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीती है, उसका नाम बताइए। हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी है, जो 12 साल की उम्र में 130 केजी वजन उठा ली है और कितना मेडल जीती है? 29 मेडल जीती। कहाँ के रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट है, और ये भी बनाने वाला है जो बोर्ड पर करा देंगे। प्रश्न है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। बताइए केरल में कौन कौन मसाला होता है? उत्तर करिए। उत्तर हो जाएगा आपका बी, बहुत अच्छा है। तेजपाता होता है केरल में, काली मिर्च और इलायची। केरल में सबसे ज़्यादा तेजपाता, काली मिर्च और इलायची, ऐसे केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ईवीएस के संदर्भ में, अब आ गया पेडागोजी, दिमाग लगाना है नेगेटिव पॉजिटिव पर। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्नलिखित में से
किस ढंग से देखता है, बताइए। पृथक का वर्ड आपका गलत है, साधारण आपका वर्ड गलत है, थीम के रूप में बच्चा भाई उतना दिमागी नहीं होता है कि थीम समझ जाएगा, उसको पढ़ाना पड़ता है। तो समग्र रूप में माने विस्तृत रूप में देखता है, आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईवीएस के पाठचर्या रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो ईवीएस कभी भी एकीकृत है, क्या है, एकीकृत है। एकीकृत नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, थीम मारेंगे, क्या मारेंगे, थीम है। ईवीएस की प्रकृति कैसी है, एकीकृत है। और अधिकांशतः जो ईवीएस बना, ईवीएस माने जो पर्यावरण जो बुक बना है वह थीम पर बना है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से लेकर 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्यय एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। क्या चीज़ को एकीकृत करता है, इसका उत्तर कभी नहीं बदलता है, इसका उत्तर 10 बार आएगा, जितना सेट उठाइएगा सब सेट में मिलेगा। और सब में आंसर दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा। माने ईवीएस की बात जब भी करेगा ना तो समझ जाइएगा क्या, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्या, पर्यावरण शिक्षा। ईवीएस की बात करेगा तो क्या क्या आएगा, विज्ञान, बोलिए, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, यही देता है हमेशा। उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट है, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कौन सा चुनौती का सामना करना पड़ेगा, आप टीचर है तो। फर्स्ट बोला कि कक्षा में बहुसंस्कृति आयाम, ये फर्स्ट चुनौती है। आप टीचर है तो बच्चा अलग अलग प्रकार के आता है, तो ये तो चुनौती है। दूसरा कि प्रत्येक विद्यार्थी की भावना अलग अलग होती है, क्या, ये भी एक चुनौती है। कोई बच्चा कहेगा सर मैथ पढ़ाइए, कोई बच्चा कहेगा सर जी राइटिंग लिखवाइए, कोई कहेगा ड्राइंग बनाइए, ये भी एक चुनौती है। प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली अलग अलग है, तो ये भी आपका क्या है, चुनौती ही है। लेकिन आपका डी वाला ऑप्शन होगा, क्या गलत है डी में, अनुशासन आपका गलत है, है ना। उत्तर आपका चला गया कौन सा, डी पर, ए, बी और सी। 80 नंबर प्रश्न कहता है, सुनिएगा ध्यान से। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है। सबसे पहले जानिए ईवीएस जो पढ़ाई होता है तीसरा से लेकर 5वां तक पढ़ाई होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला कि ईवीएस विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करता है। इसमें कौन सा वर्ड गलत है, परिभाषा और वर्णन वर्ड कभी भी आएगा वो गलत होता है, सही जाता ही नहीं है, इसको नहीं मारना है, ठीक है। अपने वातावरण का अन्वेषण, ये काफी हिट है, अन्वेषण जो वर्ड है आ गया ना तो समझिए कि बहुत हिट है, आप लोगों के लिए आया है फ्री में नंबर उठाने के लिए। अन्वेषण माने होता है खोज, अब बच्चा जब खोज करेगा तब उसके पास रुचि उसके अंदर होगा। तो अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देता है, मौका माने अवसर, अब मौका दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मौका माने क्या, अवसर। तो ये आपका सही जा रहा है। सी देख लीजिए क्या गलत है इसमें, विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्यय को सीखने के लिए सहायक होना, यहाँ पे सीखने के लिए सहायक होना ये लक्ष्य नहीं है दोस्तों, है ना। लक्ष्य ये नहीं है कि आप सहायक बनिए उसका, ये आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षक द्वारा साझा की गई ठोस जानकारी विद्यार्थियों को ईवीएस पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ शिक्षक वाला ऑप्शन कभी नहीं मारिएगा, है ना। सीटेट में ऐसे ऐसे ऑप्शन से दूरी बना के रखिए। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन कौन मिला, अन्वेषण वाला और मौका देना। ये दो वर्ड काफी हिट वर्ड है, ऐसे वर्ड आता है इसको छोड़िएगा नहीं, मार के आइएगा। उत्तर चला गया बी पर। 81 नंबर है, सुनिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है, ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है, थीम है। परिवार एवं मित्र क्या है, तो थीम के अंतर्गत रखा गया 6 वो थीम है जो लिखवा दिया जाएगा फिर से, 6 थीम कौन कौन सा है। नेक्स्ट है 82 नंबर, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, अर्थपूर्ण कब संभव होगा, यदि फर्स्ट ऑप्शन बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो।
माने बच्चा का जो घर का जो अनुभव है ना वही विद्यालय से संबंधित होगा, तो बच्चा खूब मजा से पढ़ेगा। कहेगा कथी कि सर जी हमारे घर के भाषा बोलते हैं, है ना, तो बच्चा अच्छा से सीखेगा। तो घर का अनुभव जो है, स्थानीय अनुभव, वो विद्यालय के अनुभव से संबंधित है, तो अच्छा गया वो, ये तो वर्ड ठीक बोला। अब बी भी पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, विद्यालय का ज्ञान का प्रयोग ज्ञान रचना के लिए किया जाता है, घर का नहीं। ये तो बात गलत हो गया ना, ज्ञान रचना के लिए घर से भी कितना बच्चा पढ़ के पास कर जाता है। उसके बाद में सी बोल रहा है कि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न देना। स्थानीय अनुभव मैंने कहा घर के अनुभव को महत्व नहीं दीजिएगा तो अच्छा करेगा बच्चा, नहीं करेगा। न लगा दिया है, नहीं लगा देगा, वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। और डी ऑप्शन है कि प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षिकाओं के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ बोला है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव। हम बोले थे शुरुआत में, अभी बोले थोड़ी देर पहले, शिक्षक वाला ऑप्शन नहीं मारना है। तो सबसे बेटर क्या है, विद्यार्थी वाला ऑप्शन ए नंबर में है, तो हम ए करके आएंगे। कोई दिक्कत बोलिएगा हो ना, तो पता चलेगा कि हम ही पढ़ रहे हैं खाली। नेक्स्ट है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए। अर्थपूर्ण कब होगा, जब विचार विमर्श करिएगा ना, तबे अर्थपूर्ण कोई चीज का निकलता है। बैठ करके यहाँ अगर विचार विमर्श किया जाए, जैसे हम लोग क्या है, पढ़ने का तरीका हम लोग का यही होना चाहिए कि हम पढ़े, आप भी विचार विमर्श करिए, तब समझ पाइएगा। नहीं समझ में आता है तो पूछिए। इससे होता क्या है, आपका शिक्षा जो है अर्थपूर्ण हो जाएगा, माने आप सीख जाइएगा उसको। सी में, बी में क्या बोला, सूची बनाना है। सूची वर्ड कभी भी गलत होता है। सूची बनाइएगा ना तो बच्चा उसको रट जाएगा, और रटने वाला बात तो करना नहीं है। और डी में क्या गलत है, याद करना। सी में और डी में क्या है, पुनरावृत्ति, माने दोहराने वाला बात, पुनरावृत्ति वाली बात, सारा बात नेगेटिव होता है। सबसे बेटर विचार विमर्श कराइए, तो जो भी पढ़ा लिखा है, माने जो भी पढ़ाई हुआ है वो अर्थपूर्ण हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि देखिए क्या चीज को बढ़ावा दे रहा है, तो सामूहिक गतिविधि। जाइएगा आप लोग ट्रेनिंग करने, तो उसमें समूह में गतिविधि, ग्रुप बना देगा और उसमें गतिविधि करवाएगा। क्यों कराया जाता है, यही बताना है आपको। 4 ऑप्शन पढ़ के बताना है क्यों ऐसा कराया जाता है ग्रुप बना करके। सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, माने आपका दोस्तवा अधिगम उपलब्ध कराएगा, गलत बात है भाई। यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, ये भी आपका गलत जा रहा है, सुधारने वाली बात कर रहा है, माने आप बिगड़ा हुआ है का, ये बात गलत है। ये दिमाग में लगाना है, उसका नेगेटिव भी सोचना है। सुधार रहा है मतलब आप बिगड़ा हुआ है का, ये बात लगाना है दिमाग में। यह विद्यार्थियों के सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। 2 चीज बोला यहाँ, एक तो सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध करा रहा है और उसमें सुधार भी लाता है। जब ग्रुप बनता है ना, ट्रेनिंग में जाइएगा तो ग्रुप बना देगा, वो चार्ट पेपर दे देगा, बनाइए। तो आप गलती करिएगा ना, तो आपका दोस्तवा क्या करेगा कि ना ना ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। इससे क्या होता है, सुधार होता है। और डी में आपका लगा बैठा हुआ है वो केवल वाला ऑप्शन मारना ही नहीं है, जहर का पुड़िया होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन को नहीं मारिएगा। सी आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। भाई बताइए इसमें प्रक्रिया कौशल कौन सा है। हम आपको बता देते हैं इसमें गलत वर्ड कौन सा है। इसमें वर्णन आपका 100% गलत होता है। स्मरण माने याद करना 100% गलत जाता है, और कथन कुछ हद तक सही है। कथन सबसे बेटर क्या कर रहा है, ईवीएस के अधिगम प्रक्रिया कौशल। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया सबसे पहले जानिए। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण माने क्या होता है, बांटना। अब बांटने का काम क्या करिएगा, ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत आता है ना। कैसे आप बांट रहे हैं, किस प्रक्रिया से आप बांट रहे हैं, ये प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो आप इसको लिख लीजिए, प्रक्रिया कौशल लिख करके या तीर का चिन्ह दे करके कॉपी में नोट कर लीजिए, वर्गीकरण। प्रक्रिया आएगा तो क्या आएगा, वर्गीकरण आएगा। ऐसे नोट करिएगा, बहुत अच्छा नोट बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है, सुनिएगा। कहता है कि ईवीएस
की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। माने आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं जिसमें शिक्षक अभिभावक के समुदाय को आपको बढ़ावा देना है, माने अपने गार्जियन को भी बुलाना है, बच्चा को उसको बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा उद्देश्य बताना है। उसका उद्देश्य क्या है आपका? 4 ऑप्शन है, उसी ऑप्शन में छिपा है कि उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है, सुनिए ध्यान से, शिक्षक को विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। अच्छा बात है। शिक्षक को, सुनिएगा ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा तब पकड़ में आएगा। आप क्या किए, आप स्कूल में हैं, आप क्या किए, बचवा के अभिभावक को बुला लिए, तो बुलाते काहे हैं, बुलाइएगा नु, तब आप शिक्षक है तो आपको पता चलेगा विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसका बाप मातारी कैसा है, आएगा तब ना। तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि कैसा है ये किसको पता चलेगा, बच्चा को कि शिक्षक को? शिक्षक को। ये क्या मिलेगा, जब बुलाइएगा तब ना अवसर मिलेगा आपको, इसीलिए लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये शिक्षक को पता चलेगा किसको बुलाने पर, अभिभावक को बुलाने पर पता चलेगा कि वो बचवा का सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, वो बचवा के बाप मातारी, कहीं बाप उसका ताड़ी तो नहीं ना बेचता है, कहीं जुआ तो नहीं ना खेलता है, ये आपको पता चलेगा। कहीं पी के, तो मान लीजिए कोई बच्चा को बुलाइएगा ना अभिभावक को, तो उसका अभिभावक पी के आएगा, समझे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका पृष्ठभूमि या संस्कृति, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि कैसा है। ठीक है, ये पता किसको चलेगा, शिक्षक को। तो शिक्षक वाला ऑप्शन बोले थे कि गलत होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है उस पर। ठीक है, बी वाला पर आइएगा, राष्ट्रीय नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना। राष्ट्रीय नीति या प्रस्तावना का पालन करिएगा, ये तो बहुत हाई लेवल के बात हो गया, 1 to 5 से ऊपर लेवल के बात हो गया। सी में बोला कि विद्यालय के अनुशासन, हाई अनुशासन है ना, जहर है, इसको छूना नहीं अनुशासन को। ठीक है, विद्यार्थियों का जानना और उसकी शिक्षा का उसके शिक्षा में मार्गदर्शन करना। तो विद्यार्थियों को जानना नहीं है, उसके बाप मातारी को बुलाना है। अभिभावक आ रहा है आपके लिए, क्वेश्चन में करा अभिभावक आएगा, तो संस्कृति में जानेंगे, उसकी सामाजिक संस्कृति जानेंगे ना, उत्तर कौन सा जाएगा, ए पर जाएगा। कोई दिक्कत? एक एक चीज को समझना एकदम गहन तरीका से। अगला प्रश्न है, प्राइमरी बोलते हैं 1 to 5 स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती और विषय समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न प्रकार किया जा सकता है। क्या चीज के बारे में? चुनौती और समस्या को किस प्रकार संबोधित कर सकते हैं? व्याख्या, विचार विमर्श करके। अगर मान लीजिए कोई चुनौती आ रहा है तो विचार विमर्श करके तो कर लेंगे, लेकिन यही व्याख्या जो वर्ड है ना, कभी नहीं मारना है, और करने से जब भी बात बोलेंगे कभी नहीं मारना है, उसको तुरंत नोट कर लेना है। ठीक है, तो व्याख्या ये जहर है, ये वर्ड को कभी नहीं मारिएगा, चाहे जो हो जाए, नहीं मारना है। मुक्त विवाद, ज़्यादा फ्री कर दीजिएगा ना तो यो कोई काम का नहीं होगा, है ना। फिर व्याख्या आ गया यहाँ पे। अब प्रदर्शनों बेकार होता है, विचार विमर्श ठीक है, लेकिन प्रदर्शन जहर है। विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, जब विचार विमर्श कर लेंगे कि ऐसे इस टॉपिक पर बात करना है, तब उस पर वाद विवाद चलेगा। ये सबसे मजेदार आपका कौन सा बेटर है? डी पर। तो चुनौती समस्या के लिए विचार विमर्श करेंगे। आप नोट कैसे करिएगा? चुनौती और विषय समस्या, चुनौती के लिए लिख करके आप तीर का चिन्ह दे करके लिख लीजिएगा। क्या करिएगा? विचार विमर्श के बाद वाद विवाद लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आया, कहता है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं में चुनौती हो गया ना, ये तो हो गया। 88 पर आइए, ये कूट है, 88 नंबर कूट है, और कूट सबसे मजेदार चीज है। ईवीएस में बच्चे के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। गुणात्मक आप कैसे आकलन कर सकते हैं? आपका ऑप्शन बोला बच्चे के विचार, अभिलेख, अवलोकन एवं रिपोर्ट। देखिए, बच्चा का विचार देखेंगे, उसका क्या विचार है, वो कैसे लिख रहा है वो देखेंगे, अवलोकन करेंगे और रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। बहुत अच्छा बात बोला है, कहीं भी नेगेटिव बात बोला है, कहीं भी ठेस वाली बात नहीं होना चाहिए। सीटेट कहता है कि ठेस वाला बात कहीं भी बोल देगा ना, कड़ाई वाला बात, ठेस वाली बात, बच्चा से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा वाली बात, वो सब नहीं मानना है। प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, ये भी बेटर है, बच्चा प्रक्रिया कौशल करेगा ना, तो प्रक्रिया कौशल भी सही है। ठीक है,
तो कागज पेंसिल, ये जहर का पुड़िया है। यहाँ लिखा है कागज पेंसिल, एक जगह लिखता है पेपर पेंसिल परीक्षण, यहाँ क्या लिखा है कागज पेंसिल टेस्ट। परीक्षण भी तो गलत है। परीक्षण को ही बोलते हैं टेस्ट, उसका नाम एक और देता है पेपर पेंसिल परीक्षण। ये जो ऑप्शन सी है ना, ये जहर है। पेपर पेंसिल परीक्षण देता है, गलत है। या कागज पेंसिल टेस्ट गलत होता है। और उपलब्धि टेस्ट, टेस्ट कभी भी देगा, परीक्षण या टेस्ट वो गलत होता है। परीक्षा गलत होता ही है, टेस्ट गलत होता ही है। इसमें दो ही ऑप्शन सही जा रहा है, उत्तर आपका ये हो गया। अगला फिर से मिला कूट। कूट में बहुत मजेदार है, क्योंकि कूट में सबसे ज्यादा नेगेटिव बैठा रहता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। रचनात्मक माने अच्छा वाला आकलन, सब चीज का आकलन। तो पोर्टफोलियो होता है ना, बच्चा का क्रमिक रिपोर्ट दर्ज रहता है कि बच्चा खेल में आगे है, पढ़ाई में कैसा है, दौड़ने में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, सिंगिंग करने में कैसा है। तो पोर्टफोलियो में सब रहता है, तो रचनात्मक जाएगा, ये सही है। दृष्टांत अभिलेख माने देखेंगे और उसका रिकॉर्ड करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड लिखा हुआ है। रिकॉर्ड माने उसको नोट करके, माने देख करके क्या करना, रिकॉर्ड करेंगे कि बच्चा क्या चीज कर रहा है। अच्छा, ये भी ठीक है। दर मापक पैमाना है ना, दर माप, दर माने समय, समय मापक पैमाना माने वो ये टीचर के लिए हो रहा है। रचनात्मक आकलन में यदि आप सब शामिल कर लेते हैं ना तो ठीक जाएगा, ठीक है। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग लिखना, ये भी ठीक है। तो रचनात्मक में आप सब शामिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं कि पैमाना वाला बात जो है गलत है, सी वाला ऑप्शन। तो बताइए, सी वाला जब ऑप्शन गलत कर दीजिएगा तो कौन ऑप्शन होगा जिसमें बी आ जाएगा? कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, ए बी और डी। 89 का आ रहा है का? तो दिया है दर मापक पैमाना, तो इसके अनुसार सही में पैमाना नहीं देना चाहिए, पैमाना गलत होता है, इसको हटा लीजिए, ठीक है। सुधार कर लीजिए, आंसर भी गलत दिया है सेट में, इसको सुधार करिए, पैमाना गलत होता है। उत्तर आपका बी पर जाएगा, ठीक है। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न है और सबसे खतरनाक प्रश्न, ठीक है। पूरा सेट का सबसे खतरनाक प्रश्न, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है एक्स उंगली और अंगूठे की छाप का प्रयोग करके पशुओं के, यहां पे छूट गया कोई चीज, प्रश्न अधूरा है, सुनिएगा क्या है प्रश्न, हम बोल देते हैं। उंगली का अंगूठे का प्रयोग करके पशुओं का चित्र बनाना आप करते हैं, देखिएगा यूट्यूब पर दिखाता है, ठीक है। उंगली का ऐसे प्रयोग करके परछाई के द्वारा पशु का चित्र बनाता है, परछाई का प्रयोग करके दीवार पर, है ना। वाई वाला कर रहा है, ठीक है। एक्स कह रहा है कि चित्र बनाना, तो कह रहा है क्या कि एक्स और वाई को पहचानिए, एक्स और वाई क्या कर रहा है। देखिए, वाई कर रहा है उंगली का प्रयोग, अंगूठा का प्रयोग करके क्या कर रहा है, पशु का चित्र बना रहा है। और एक्स क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। चित्र तो बनाएगा तो अथी पर बनाएगा, कागज कॉपी पर ना। तो एक्स क्रिया है और वाई क्या है, संज्ञान है। बात सही है, एक्स क्या है, चित्र बनाना, बनाना ना लगा हुआ है तो क्रिया है, और वाई क्या है, संज्ञान। माने आपके पास जानकारी होगा ना, तभी आप अंगूठा के निशान से उंगली का प्रयोग करके पशु का चित्र बना पाइएगा। तो ये सही है, संज्ञान। उसके बाद बी बोला है कि एक्स क्रियात्मक है, माने क्रिया है, चित्र बनाना, और वाई क्या है, पाठ्य वस्तु है। और सी कह रहा है क्या, एक संज्ञात्मक क्रिया है और वाई क्या है, पाठ्य वस्तु है। और डी बोल रहा है, डी है कि एक्स पाठ्य वस्तु है। चित्र बनाना पाठ्य वस्तु होता है कहीं, पाठ का वस्तु है चित्र बनाना, नहीं है। इसमें गलत बात बोला है, एक नंबर, बाकी सारा ऑप्शन आपका सही है। उत्तर आपका चला जाएगा बी पर। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ, ही मतलब कि 90 प्रश्न हुआ, 45 से शुरू हुआ था और 90 तक हुआ, तो टोटल कितना प्रश्न हुआ, 45 प्रश्न हुआ ना। चलिए, समाप्त होता है यहीं पे।